नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं ज्योतिष संबंधी, धर्म संबंधी और साथ ही में वास्तु संबंधी वीडियो बनाते हैं। मित्रों, कुछ ज्योतिष के सिद्धांत हैं, उन पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन आज मैं वास्तु के संबंध में वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे फ़ोन हम पर आए कि गुरुजी आप वास्तु संबंधित वीडियो हमें सही जानकारी वाले बताइए। इसलिए हमने यह सोचा है कि वास्तु का सिद्धांतिक नियम क्या है, वास्तु के आधार से किस तरह से मकान बनाना, इन सभी के बारे में हम अलग अलग वीडियो आपको बनाते रहेंगे। कृपया अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में भी उसे शेयर ज़रूर करिए। आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, या तो फिर आप हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वास्तु संबंधी अथवा तो आपकी जन्म पत्रिका के विश्लेषण संबंधी या कोई विधि विधान संबंधी आप प्रश्न हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वास्तु क्या है। कभी कभी लोगों से हम मिलते हैं, वास्तु विजिट करते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को सुनने को मिलता है कि पंडित जी पहले कहाँ वास्तु था। मित्रों, यह जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। वास्तु का सिद्धांत तो 5000 वर्षों से चला आ रहा है। हमारे जितने मंदिर बने हुए हैं, हमारे जितने बाव बनी हुई हैं, जितने पुराने बड़ी बड़ी जो इमारतें बनी हुई हैं, वे सारी वास्तु के हिसाब से बनी हैं। आप देखिए कि बड़े बड़े भूकंप आते हैं, लेकिन जो पुराने हमारे बने हुए मंदिर या जो भी वास्तु संलग्न हमारे जो महल हैं, उनको कोई डैमेज नहीं होता। आज हम लोग जो बड़े बड़े बिल्डर्स लोग बनाते हैं कि उसमें भाई हम भूकंप प्रूफ बनाए हैं, लेकिन मित्रों भूकंप प्रूफ ये बना रहे हैं आज, फिर भी उनकी बिल्डिंगें कभी कभी गिर जाती हैं। जबकि हमारी पुरानी बिल्डिंगें जिनमें कोई भूकंप प्रूफ नहीं था, लेकिन वह वास्तु के आधारित थे, इसलिए वे अभी भी अड़ीखम हैं। यही इसका प्रमाण है कि वास्तु शास्त्र वर्षों से चला आ रहा शास्त्र है, यह कहीं आज का शास्त्र नहीं है। हाँ, वास्तु में आपको जानना क्या चाहिए, लोग ज़रूर उनमें बहुत सी चीज़ें बताते हैं। आज के विज्ञान युग में थोड़ी सी एक बात होती है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं एनर्जी वास्तु। ये एनर्जी वास्तु है, लेकिन पहले भी एनर्जी वास्तु था। पहले भी लोग पंडितों को बुला के ज़मीन का शोधन करवाते थे, और ज़मीन शोधन करवाने का मतलब ही हुआ कि एनर्जेटिक है या नहीं है, वही चीज़ बताई जाती थी। लेकिन उसकी भाषा बदल गई, आज अंग्रेजी शब्द आ गया एनर्जी, जो उसकी ऊर्जा कही जाती है। तो ज़मीन की ऊर्जा के लिए ही पंडितों को बुला के ज़मीन का शोधन करवाया जाता था। योग्य मुहूर्त के अंदर ज़मीन में खाद विधि की जाती थी। योग्य देवताओं की पूजन करने के बाद वहाँ पर नींव रखी जाती थी, और इसके बाद महल का निर्माण होता है। इसके बाद जब उसकी साख लगाई जाती है, यानी द्वार साख, उसका भी मुहूर्त बनाया जाता है। द्वार साख के बाद उस पर जब छत पड़ती है, उसका भी मुहूर्त होता है। यह सभी मुहूर्तों के आधारित जो विज्ञान था, यह वैज्ञानिक तथ्य है वास्तु के बारे में। यानी वास्तु वास्तव में विज्ञान है, यह यहीं प्रमाणित हो रहा है। सबसे पहले जमीन का शोधन होता है, फिर दिशाओं का शोधन होता है। वास्तु का संबंध वसतु इति वास्तु, ऐसा कहा है कि जहां हम निवास करते हैं तो हमारी निवास करने की जगह कैसी होनी चाहिए। हमारा महल या मकान या छोटा सा झुपड़ा जो भी है आपके पास, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास महल हो, लेकिन अगर हमारी झुपड़ी है, वह भी झुपड़ी वास्तु के अनुसार होनी चाहिए, ताकि हम वहाँ सुखी से रह सकें। यानी सुख, संपन्नता और आरोग्य, ऐश्वर्य और मान सम्मान, इन चीज़ों की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो आप अवश्य वास्तु के हिसाब से अपने मकान का चयन करिए। आजकल बिल्डिंगें बन रही हैं, 20-20 मंजिल की बिल्डिंगें बन गई हैं, जिन बिल्डिंगों में एक रूम का तो वास्तु ठीक आ जाता है,
बाकी जो जितने 4 रूम बने हैं उनका वास्तु ठीक नहीं होता है, क्योंकि वास्तु में भैया अग्नि आपका मतलब दिशाओं का महत्व विशेष है। वास्तु में दिशा की बात अगर की जाए तो हमारे धर्मशास्त्र में 10 दिशाओं का वर्णन है, और वास्तु में सामान्य अभी जो हमारे मित्र वर्ग देखते हैं वे 8 दिशाओं से वास्तु चेक करते हैं। ऐसा नहीं है, दिशा तो आज भी 10 है। जैसे एक पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा के बाद अग्नि दिशा आएगी, अग्नि के बाद दक्षिण आएगा, दक्षिण के बाद नैऋत्य आएगा, नैऋत्य के बाद पश्चिम आएगा, पश्चिम के बाद वायव्य आएगा, वायव्य का बाद उत्तर आएगा, उत्तर के बाद ईशान आएगा। ये 8 दिशाएं प्रमुख दिशाएं हो गई। और इनके बाद अगर जाए तो मध्य दिशा यानी ब्रह्म स्थान होता है, जो नीचे की दिशा कही जाती है। तो ब्रह्म स्थान को भी देखना है और ऊर्ध्वे ब्रह्मणे नमः, ऊपर भी देखना है, यानी मकान की हाइट कितनी बनानी। यहाँ दिशा के बारे में अगर बोले तो ऊपर की कौन सी दिशा हुई, लेकिन ऊपर जो अवकाश की दिशा, जो हमारा मकान है, मान लीजिए आप फ्लैट में हैं तो आपके ऊपर वाला भी भाग देखना है, वह कितनी हाइट पर होना चाहिए। इसके लिए आपने कहीं देखा होगा तो थिएटरों में आप जाइए तो वहाँ पर वो मतलब वायु शोषक लगाए जाते हैं कि आवाज़ जो हो बिल्कुल बाहर न जा सके, आवाज़ को रोकने के लिए, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके मकान की भी हाइट इतनी ज़्यादा है तो उसको भी उसी तरह से थोड़ा सा अवरुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपकी आवाज़ जो है वो फट जाएगी। तो यह वास्तु के तहत ही आता है और यही वास्तु का विज्ञान है। तो हम इन दिशाओं का ही चयन करेंगे। लेकिन प्रमुख दिशा की बात करें तो 4 दिशाएं हैं। एक उत्तर है, पूरब है, दक्षिण और पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं, और पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को अग्नि कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम की दिशा के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं, और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। उत्तर दिशा का मालिक बुध होता है, ईशान का मालिक गुरु है, बृहस्पति है। पूर्व दिशा के मालिक सूर्य गिने जाते हैं, अग्नि के मालिक शुक्र हैं, और दक्षिण दिशा के मंगल, नैऋत्य के राहु और केतु, पश्चिम दिशा के जो मालिक हैं वो कायदेसर शनि महाराज हैं, यानी वरुण महाराज भी है, और वायव्य दिशा के मालिक चंद्रमा है। इस तरह से दिशाओं के मालिक बने हैं, और इन्हीं के आधार से ऊपर की दिशा के मालिक ब्रह्म है, नीचे के दिशा के मालिक विष्णु भगवान हैं। इसीलिए वास्तु की जो मूर्ति है वो हमें ज़मीन में लगानी चाहिए। विष्णु भगवान की ही उल्टा करके जो वास्तु पुरुष था उसको उल्टा विष्णु भगवान का वरदान था, और इसीलिए उसको उल्टा मुँह करके लगाया जाता है, ताकि हमारे घर के अंदर नीचे से कोई अनिष्ट न आए, यानी कोई गलत ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश न करे। यही हुआ ऊर्जा वास्तु, यानी एनर्जी वास्तु। तो उसको रोक के हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है तो वह नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको भी चेक किया जाता है। तो मित्रों, इस तरह से दिशा का चयन हुआ। अब दिशा तो हो गई, हमें मकान खरीदना है अथवा हमें ज़मीन लेनी है। कोई ज़मीन आप खरीदते हो, अगर आप सुन रहे हो मेरा प्रोग्राम तो आप यहाँ अनुभव करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ वो सही है, लेकिन आप अपने आप को अनुभव करिए। कभी ऐसी कोई जगह आपने खरीद ली होगी कि जिसकी वजह से आपके सारे परिवार में खुशहाली हो गई होगी, और कभी ऐसी जगह आपने खरीद ली कि जहाँ पूरे घर में परिवार में पूरी बर्बादी हो गई। ऐसा आपको अनुभव होगा। अगर है तो आप हमें ज़रूर फ़ोन करके बताइए कि इस तरह से है। यह क्या है कि वह जगह की जो एनर्जी थी, ऊर्जा थी, वह नेगेटिव थी। नेगेटिव की वजह से आपको परेशानी हुई। सामने वाली जगह की ऊर्जा जो थी वो पॉजिटिव थी। पॉजिटिव की वजह से आपकी प्रगति अच्छी हुई। इसीलिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों ऊर्जाओं को देखकर ही ज़मीन का यानी भूमि का यानी मकान का चयन करना चाहिए। अगर हम यह करने में मिस्टेक करेंगे तो मित्रों हमें तकलीफ़ ज़रूर पड़ेगी। इसलिए जब भी आप कहीं भी आप मकान ले रहे हो, दुकान ले रहे हो, ऑफिस बनवा रहे हो या फ्लैट बनवा रहे हो, फैक्ट्री डलवा रहे हो, या आप कोई कॉरपोरेट ऑफिस बनवा रहे हो या कॉरपोरेट की कोई बड़े मॉल बनवा रहे हो, जो भी आप बनवा रहे हो तो ज़रूर उसको वास्तु के मुताबिक
पहले चेक करिए, उसको एनर्जी स्टिक करिए, वह सही है या नहीं है यह जानिए। यह जानने के बाद अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो अवश्यमेव उस जगह से आपको फ़ायदा होगा। अगर वह नेगेटिव है तो उसे छोड़ दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य रूल आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस तरह से करने से आपको कैसे फ़ायदे हो सकते हैं। यह वीडियो जो है ये आप बिल्कुल पूरा वीडियो अगर देखेंगे, अंत में मैं आपको उसका उपाय भी एक बताऊंगा कि जिस उपाय की वजह से आपके जो भी मन में क्वेश्चन होंगे उनका हो सकता है सॉल्यूशन मिल जाए। तो क्या करना होगा? तो सर्वप्रथम जमीन चयन कैसे करते हैं? तो मित्रों, ज़मीन को हम जब देखते हैं तो पहले उसकी मिट्टी देखी जाती है। मिट्टी किस प्रकार की है? काली मिट्टी है, कंकराली मिट्टी है, रेती वाली मिट्टी है, या सफ़ेद है, या उसके अंदर गेहुए रंग की है, या लाल मिट्टी है, कौन से कलर की है? कलर के हिसाब से भी ज़मीन का चयन किया जाता है। अगर ज़मीन का कलर सही है, अगर वह आपके कुंडली से मैच कर रहा है तो आपको वह ज़मीन फ़ायदा देगी, अन्यथा आपको नुकसान देगी। तो सर्वप्रथम आप ज़मीन की मिट्टी से ही यह निर्णय ले सकते हैं। दूसरा, ज़मीन की मिट्टी की सुगंधी से। जब ज़मीन की मिट्टी को आप देखेंगे तो उसको सूंघ के भी देख सकते हैं। मित्रों, एक बात बताऊंगा आपको कि गंधवती पृथ्वी की पहचान क्या है? तो पृथ्वी गंधवती होती है, सुगंध होती है। और जब बरसात की ऋतु आती है तो एक अलग आह्लादक सुगंध आपको अनुभव हुआ होगा। तो यही है कि पृथ्वी गंधवती है, बाकी कुछ सुगंधित नहीं होता। फूल सुगंधित है, हम कहते हैं अत्तर सुगंधित, ये सब दूसरी जगह से बनाई हुई चीज़ें हैं। लेकिन पृथ्वी गंधवती, फूल में भी सुगंध जो आ रही है वह पृथ्वी की ही सुगंध है, यानी पृथ्वी गंधवती, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो पृथ्वी के अंदर जब वह गंध प्राप्त होती है तो कैसी सुगंध है? क्या अच्छी है, क्या बुरी है, कोई गलत आ रही है? तो इस तरह से आपको पता लग सकता है कि यह पृथ्वी सुगंधित है, अच्छी है और पॉजिटिव ऊर्जा दे रही है। दूसरी बात, जब आप उस जगह पे पहुंचते हो तो एक अलग प्रकार का आनंद आता है, एक अलग प्रकार का टेंशन बढ़ता है। इसके लिए दो बात करना है, 5-7 आदमी को जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक आदमी ही जाए, वह शांति से उस जगह पर जाए, थोड़ा घूमें। जब घूमोगे तो आपको उसका अनुभव अवश्य होगा। तो यह आप अकेले कर सकते हो, फिर दूसरे को भेजिए। पर जैसे 10 आदमी जाके चर्चा करते रहोगे तो उससे कोई अनुभव नहीं प्राप्त होता, यानी अकेले ही यह अनुभव करना पड़ता है। अब दूसरा एक नियम बता दें, इसके बहुत सारे नियम हैं ज़मीन को चयन करने के लिए। अब ये ज़मीन तो जैसे मान लीजिए एक फ्लैट बन रहा है, वहाँ जाके आप ये नाटक नहीं कर सकते कि वहाँ पे गड्ढा खोदो, फिर पानी डालो, फिर दौड़ो। आप 100 कदम जाइए, लौटिए। अगर उसमें पानी बसता है तो वो ठीक है, अगर पानी सूख गया तो ज़मीन आपके काम की नहीं है। तो ऐसा तो अब कोई फ्लैट वाला तो करने नहीं देगा। उसका फ्लैट तोड़ोगे तो आपको यहाँ से मार के भगाएगा। इसलिए ये संभव अब कठिन है। उसने मैंने जो पहले बताया वही उपाय वहाँ का कारगर है। लेकिन एक उपाय मैं जो अब बता रहा हूँ वह आपके लिए कारगर हो सकता है। जैसे उसका पहला नियम है ज़मीन का ढालान। यह बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कुर्म पृष्ठ, तो कुर्म यानी कछुआ, कछुए का जैसे ऊपर का भाग होता है, तो ज़मीन चारों तरफ से अगर नीचे है और बीच में ऊंची है तो यह ज़मीन जो है कच्छप ज़मीन कही जाएगी। यह ज़मीन अच्छी मानी जाती है, खराब नहीं है। लेकिन अगर वही ज़मीन दूसरी जगह आप गए हो, उसका ढालान अगर उत्तर की दिशा में है तो वह ज़मीन भी ठीक है। उसका ढालान अगर ईशान में है तो भी ठीक है। अगर उसका ढालान पश्चिम दिशा में है तो वह भी ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्लैट देखने गए और फ्लैट का ही आप बाहर से उसको देखिए कि इसका ढालान किस तरफ का है, पूरी ज़मीन का, एक फ्लैट का नहीं, पूरी ज़मीन का देखना है। अगर पूरी ज़मीन का इस तरह से आपको ढालान मिलता है, ज़मीन के ढालान की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर उत्तर की तरफ ढालान है तो वह ज़मीन ठीक है।
ईशान की तरफ ढलान है तो वह ज़मीन भी ठीक है, पूर्व का ढलान है वह भी ज़मीन ठीक है। लेकिन मित्रों, अगर अग्नि की दिशा में ज़मीन का ढलान है तो वह ज़मीन अपने लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसी पर से आपको देखना है कि वहाँ कोई कुआं वगैरह नहीं बनाना चाहिए, उस दिशा में आपको ऐसा काम नहीं करना कि जो गड्ढे वाला काम हो। तो अग्नि दिशा की ज़मीन का ढलान हमारे लिए नुकसानप्रद है। वह पैसे के लिए भी नुकसान करती है, धन के लिए करती है, परिवार में भी क्लेश पैदा करती है। ऐसे दक्षिण दिशा का अगर ढलान है तो वह ज़मीन भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उपयुक्त नहीं है। वहाँ पर पुत्र नाश होना, परिवार का नाश होना, आर्थिक रूप से नुकसान होना, यह उसका मेन प्रमाण है। दूसरी बात, अगर नैऋत्य दिशा में ज़मीन का ढलान है तो वह समझिए आपके लिए बिल्कुल आर्थिक रूप से नुकसानप्रद है, साथ ही में हरदम के लिए नुकसानप्रद जगह है। हमेशा आप कोर्ट कचहरी में लगे रहेंगे, कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे और तकलीफ़ आपको आती रहेगी। अगर यही पश्चिम दिशा का ढलान है तो वहाँ भी यही तकलीफ़ होनी है, यानी वहाँ भी आपको चाहिए वैसा फ़ायदा नहीं मिलेगा। वायव्य दिशा का ढलान जो है वह आपके व्यापार को अनिश्चित बनाएगा, वहाँ भी थोड़ा बहुत नुकसान करता रहेगा। तो हम समझ गए कि उत्तर, पूर्व, ईशान ये दिशाएं हमारे लिए अगर ढाल वाली जगह मिलती है तो वह ढलान वाली जगह आप पसंद करिए। इसके अतिरिक्त के ढाल वाली जगहों पर बने हुए मकानों को बने वहाँ तक आप त्याग करिए। हमने ये भी एक सोचा है, कभी कभी लोग क्या है कि मकान खरीद लिए, इसके बाद बोले पंडित जी आप देखिए, गुरुजी इसको ज़रा चेक कर दीजिए मेरा मकान लेने जैसा है या नहीं। अरे जब तुमने ले लिया फिर उसको क्या सोचना, फिर उसकी एनर्जी वगैरह नाप लीजिए, एनर्जी अगर नहीं है तो एनर्जी वगैरह डालिए। इस तरह से मकान को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। उसमें कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं, उन उपायों के साथ आपका काम बन सकता है। तो मित्रों, अगर आपके घर में है वास्तु दोष तो ज़रूर यह करिए उपाय। उपाय क्या है? सबसे पहला एक वास्तु दोष यंत्र लगाइए जो हम लोग सिद्ध करके यहाँ से प्राप्त कर देते हैं, और इसके अतिरिक्त नियमित रूप से आप अपने मकान में नमक से पोंछा लगवाइए। ऐसा करने से आपके मकान में जो भी नेगेटिव ऊर्जा बढ़ रही है वह ऊर्जा कंट्रोल में होगी और आपकी प्रगति अवश्य होगी। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।